हैं कि आज का क्लास वही लोगों के लिए मजा आएगा जो कल का क्लास किया हो या रिकॉर्डिंग क्लास देखा हो, क्योंकि आज का पूरा क्लास कल के क्लास के ऊपर बेस्ड है। अगर आप कल का क्लास नहीं किए होंगे तो आपको आज का क्लास में मजा आने वाला है नहीं। पूरा का पूरा बेसिक थ्योरी हम लोग कल समझे थे कि तुम्हारा क्या बोलता है कि स्टार्टर मॉनिटरिंग, आज का टॉपिक क्या है पहले जान लो, स्टार्टर मॉनिटरिंग डिवाइस के ऊपर हम लोग पढ़ने वाला है। तो जो भी बच्चा मेरा बेसिक चीज नहीं पढ़ा हो कि स्टार्टर मॉनिटरिंग क्या होता है, स्टार्टर मॉनिटरिंग करते क्यों है, किस तरह का अपरेटस का इस्तेमाल करता है स्टार्टर मॉनिटरिंग के लिए, क्या क्या चीजें होती है, तो बेसिक चीजें हमने कल पढ़ा के रखा है। आप कल वाला वीडियो अगर देखोगे जाके, आपको 26 तारीख का जो अपलोड होगा उस डेट में आप जाके देखोगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो पूरा का पूरा क्लास है बाबू, आज पूरा का पूरा क्लास केवल और केवल बेस किसके ऊपर है, आज हम लोग पूरा का पूरा क्लास करने वाला ओनली डेटा ऊपर बेस करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरी रिलेटेड जैसा ही थोड़ा बहुत होगा और डेटा के ऊपर बेस करके होगा। अच्छा, एक बात, दूसरा, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आप लोगों से क्लियर करना चाहता हूं। पहले एमसीक्यू डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर डिस्कशंस, एमसीक्यू नोट्स, उसके बाद बाकी चीजों पे ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू में हर एक चीज को कवर अप किया जाए, सब चीज को टच किया जाए, जितना भी चीज आप पढ़ रहे हो ये चीज के बारे में। ठीक है, आप लोग इसको देखो, बहुत सब चीज पे आंसर आप नोट डाउन कर लो, सारा नंबर जितना सही होगा मुझे मैसेज करके बताना। चलो, एमएमबी, एमएमबी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन कौन सा, कौन सा, कौन सा एमएमबी जो मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है कौन सा शाफ्ट में लगाते हैं? मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर पंखा किस शाफ्ट में लगाया जाता है? जल्दी से फटाफट रिप्लाई दो। मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर फैन नॉर्मली क्या होता है, एग्जॉस्ट टाइप होता है, हवा को खींचता है वो, और कौन सा शाफ्ट में हम लोग लगाते हैं उसको? वो आपका शाफ्ट में लगाया जाता है, आपका शाफ्ट में लगाते हैं। शाफ्ट से कितना मीटर दूर, कितना मीटर डिस्टेंस पे मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होना चाहिए? शाफ्ट से कितना मीटर डिस्टेंस पे एमएमबी होना चाहिए? एमएमबी का जो डिस्टेंस होगा, चाणक जो रहेगा मेरा, उससे कितना मीटर की दूरी पे हम लोग एमएमबी को लगाएंगे? जल्दी से रिप्लाई देके बताओ। वेरी गुड, कितना मीटर होना चाहिए? मिनिमम 10 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। पर पर्सन के हिसाब से माइंस में कितना हवा होना चाहिए? पर पर्सन के हिसाब से माइंस में कितना हवा होना चाहिए? वेरी गुड, पर पर्सन के हिसाब से माइंस में कितना हवा होना चाहिए? पर पर्सन के हिसाब से माइंस में कितना हवा होना चाहिए? पर पर्सन के हिसाब से माइंस में कितना हवा होना चाहिए? वेरी गुड, कितना होना चाहिए? 2.5 मीटर क्यूब, 6 मीटर क्यूब पर मिनट होना चाहिए, 6 मीटर क्यूब के हिसाब से होना चाहिए। और पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से कितना हवा होना चाहिए? जल्दी से, पर टन कोल प्रोडक्शन के हिसाब से माइंस में कितना हवा होना चाहिए? वेरी गुड, कितना होना चाहिए? 2.5 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोडक्शन। इन दोनों में जितना ज्यादा हवा होता है उतना हवा कहां पर होना चाहिए? इन दोनों में जो ज्यादा होगा उतना हवा कहां से पास होना चाहिए, कहां से गुजरना चाहिए उतनी हवा? वेरी गुड, लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन को उतना हवा होना चाहिए, जहां से मेरा सारा हवा लास्ट में गुजरेगा उस कनेक्शन जहां से मेरा वहां पे होना चाहिए। ऑक्सीजन का परसेंटेज माइंस में कितना से अधिक, कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन कितना होना चाहिए माइंस में? ऑक्सीजन का परसेंटेज माइंस में कितना होना चाहिए? ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होना चाहिए माइंस में? पानी बोतल में कितना होना चाहिए ऑक्सीजन? 19% से कम कहीं नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 19%, 90% या उससे ज्यादा चलेगा। ठीक है, चलो, वेट बल्ब टेम्परेचर का मान माइंस में किससे ज्यादा नहीं होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर का मान माइंस में किससे ज्यादा नहीं होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर का मान माइंस में किससे ज्यादा नहीं होगा? वेट बल्ब टेम्परेचर का मान माइंस में किससे ज्यादा नहीं होगा? 33.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। 30.5 डिग्री से अगर ज्यादा होता है तो वहां पे एयर वेलोसिटी मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड होगा। बाबू का, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कितना कितना टेम्परेचर होने पे 3 लीटर पानी प्रोवाइड करना है? कितना टेम्परेचर होने पे 3 लीटर पानी प्रोवाइड करते हैं? 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30.5 नहीं है, यहां पे 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, कितना होगा, कितना होगा अनिश, कितना होगा? कितना? 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी बढ़ने पे एनवीपी बढ़ेगा या घटेगा? डेंसिटी बढ़ने से एनवीपी बढ़ता या घटता है? डेंसिटी के ऊपर एनवीपी का क्या इफेक्ट पड़ेगा? जल्दी से कोई मुझे बता सकता है? डेंसिटी अगर हवा का बढ़ जाए तो एनवीपी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? क्या होगा जल्दी से? डेंसिटी अगर एयर का बढ़ा दे तो एनवीपी घटेगा ना बढ़ेगा बाबू? तो याद रखना, डेंसिटी बढ़ने से एनवीपी भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन होता है एनवीपी के साथ। डेप्थ का अगर डिफरेंस, माइंस का डेप्थ का डिफरेंस अगर ज्यादा हो जाए, डेप्थ का जो डिफरेंस था, अगर डिफरेंस को बढ़ा दे तो एनवीपी बढ़ेगा ना घटेगा? क्या आप मुझे बता सकते हो? डेप्थ का डिफरेंस ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? एनवीपी बढ़ेगा ना घटेगा? क्या होगा जल्दी बताओ। अगर माइंस का डेप्थ, पहले मान लो दोनों डेप्थ का अंतर 15 मीटर था और अभी बढ़ा के हम 50 मीटर कर दें, ये जो गहराई का अंतर था कितना था? 15 मीटर था,
और अभी हम क्या करें, उसको बढ़ा के हम क्या किए, 50 मीटर कर दिए। दोनों का अंतर कितना कर दिए, 50 मीटर। तो किसमें एनवीपी ज्यादा होगा, इसमें होगा ना इसमें ज्यादा होगा। डेप्थ को अगर हम चेंज वाला बढ़ा दें तो एनवीपी क्या होगा मेरा, इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज नहीं होगा बाबू। जितना गहराई का अंतर ज्यादा होगा उतना मेरा एनवीपी ज्यादा होगा, नेचुरल वेंटिलेशन फ्लो उतना ज्यादा होगा, है कि नहीं, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, एयर वेंटिलेशन में छोड़ो, इसको बाद में पूछेंगे। तो हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसको क्या कहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग। वेरी गुड, सभी का आंसर गलत हो गया, स्वागत है आप सभी का। रोल नंबर 230 सही। देखो विरलिंग हाइग्रोमीटर, विरलिंग हाइग्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज विरलिंग हाइग्रोमीटर बोलते हैं। हाइग्रोमीटर केवल बोलने से नहीं होगा, विरलिंग हाइग्रोमीटर इज द परफेक्ट आंसर, आपको जवाब देना पड़ेगा, विरलिंग हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्लियर हो गया मेरा। चलो ओवर टाइम वेज कौन सा फॉरम में, ओवर टाइम वेज किस फॉरम में हम लोग देते हैं, ओवर टाइम वेज का रिकॉर्ड कौन सा फॉरम में होता है, फॉरम कौन सा होता है, फॉरम बी में इस्तेमाल करते हैं। ओवर टाइम वेज का रिपोर्ट फॉरम बी होता है। रिपोर्टेबल इंजरी, रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा फॉरम में होता है, वेरी गुड प्रिया। चलो रिपोर्टेबल इंजरी कौन सा होता है, जे, फॉरम कौन सा होता है, जे, जे में होता है। नेक्स्ट फॉरम के बारे में बोलते हैं, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हम लोग कौन सा फॉरम में देते हैं, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉरम नंबर कौन होगा, वेरी गुड अनूप, वेरी गुड इंद्रजीत। चलो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन फॉरम एम में देते हैं। आप बता सकते हो कितना दिन पहले इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस देते हैं हम लोग, बिफोर हाउ मेनी डेज द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन नोटिस शैल बी सेंट, कितना दिन पहले दिया था, तो 20 दिन पहले हम लोग देते हैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन का नोटिस, 20 दिन पहले। एक सवाल मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, बाबू बताओ इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, सॉरी माफ करना, पीएमई अगर किसी को करना हो और व्यक्ति का उम्र 46 ईयर है तो उसका कितना साल के अंतराल पर पीएमई होगा। मैं पढ़ाया नहीं, फिर भी मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने बच्चों ने पढ़ के रखा है इस चीज को। वेरी गुड, बहुत बच्चों का परफेक्ट जवाब आया, एकदम परफेक्ट आंसर इज 3 ईयर। अगर किसी व्यक्ति का उम्र, अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र अगर 45 साल से अधिक होता है तो उसका पीएमई कितना होता है, 3 साल के अंतराल पे करना होता है, 3 साल के अंतराल पे होता है। वही अगर 60 साल से ज्यादा होता है तो उसका पीएमई 1 साल पे करते हैं, और 45 साल से कम वालों का पीएमई हर 5 साल में एक बार करना होता है, पीएमई होता है। वो भी जब व्यक्ति ज्वाइन करता है उसको बोलते हैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आई टेस्टिंग होता है हर 6 महीने पे करना होता है। सिल्वेस्टर माइंस में अगर कोई, सिल्वेस्टर और एस्बेस्टस माइंस में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो सिलिका और बाकी का जांच जो होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है, वो भी 3 साल पे करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। चलो ये आपका जो माइंस इंस्पेक्टर जो होता है, माइनिंग इंस्पेक्टर, दैट इज द वर्कमैन इंस्पेक्टर, अपना रिपोर्ट किस फॉर्म में भेजेगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन सा फॉर्म में अपना रिपोर्ट को भेजता है, वेरी गुड, फॉर्म यू में भेजेगा। कौन सा फॉर्म भेजेगा, फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट सारा का सारा भेजेगा, फॉर्म यू में हम लोग भेजते हैं, सारा का सारा रिपोर्ट फॉर्म यू में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, अगर किसी को नोटिफाइंग डिजीज हो जाए और उसका नोटिस देना है तो कौन सा फॉर्म में देंगे, नोटिफाइंग डिजीज का नोटिस फॉर्म नंबर 5 का इस्तेमाल करेंगे। नोटिफाइंग डिजीज के बारे में बताने के लिए फॉर्म नंबर 5 का इस्तेमाल करते हैं। वेंटिलेशन में एक पाइप है जिसका शेप यू शेप होता है और आइसोलेशन स्टॉपिंग में लगाया जाता है। हम किस पाइप के बारे में बोला जा रहा है, यहाँ पे किस पाइप के बारे में बोला जा रहा है ना। वेंटिलेशन चैप्टर में एक पाइप है जो वाटर सिल, उसको किसके बारे में बोला जा रहा है, वाटर सिल के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी वाल्व आइसोलेशन स्टॉपिंग में बनाए जाने वाला एक फीचर्स है जो क्या करता है, स्टॉपिंग एयर ब्लास्ट के समय स्टॉपिंग का डैमेज होने से बचाता है। तो सेफ्टी वाल्व का साइज क्या होगा, वेरी गुड शुभंकर गुराई, उसका साइज कितना होता है, उसका साइज कितना होता है, 1.5 मीटर, क्रॉस कितना होता है, 1.5 मीटर क्रॉस होता है। गुड विवेक, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो ऑक्सिलरी फैन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सिलरी पंखा, अगर 2 पंखा लगाना हो तो किसका परमिशन चाहिए, ऑक्सिलरी पंखा अगर माइंस में 2 बैठाना हो तो परमिशन कौन देगा, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस। आरआई मत मारना, ठीक, गलत हो गया, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द माइंस का जरूरत पड़ेगा, सीआई का जरूरत पड़ता है। वेंटिलेशन डोर, ठीक है, वेंटिलेशन डोर का साइड में क्या होता है, हम लोग दीवार बनाते हैं, उसकी मोटाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, उसकी थिकनेस कितनी होगी, वेरी गुड, उसका थिकनेस कितना होगा, साइड वॉल जो होता है उसका थिकनेस कितना होता है, गुड इंद्रजीत शिवम, वेरी गुड, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए। अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग मेरा, अगर आइसोलेशन स्टॉपिंग मेरा आरसीसी का बना हुआ उसका मोटाई कितना होगा, आइसोलेशन स्टॉपिंग अगर आरसीसी का बनाया जाए उसका मोटाई कितना होगा, आरसीसी का बनाया जाए, वेंटिलेशन स्टॉपिंग का मैं बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं आइसोलेशन स्टॉपिंग का बात कर रहा हूं। आइसोलेशन स्टॉपिंग अगर आरसीसी का बनाया जाए तो उसका मोटाई कितना होता है, आरसीसी का बनाने केस में उसकी मोटाई कितनी होती है, वेंटिलेशन 15 सेंटीमीटर होता है, आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाएंगे तो कितना होगा, 50 सेंटीमीटर मोटा होता है, 50 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। एयर क्वांटिटी डिग्री 1 माइनस है, कितना अंतराल पे जांच करेंगे, क्वांटिटी ऑफ एयर का जांच कितना अंतराल पे करेंगे, अगर मेरा खदान डिग्री 1 माइनस हो तो कितना अंतराल पे जांच करेंगे,
अगर मेरा माइनस डिग्री 1 माइनस हो तो। एक सवाल तुम लोग के मन में आ रहा होगा, सर आप तो नोटिस नहीं दिए था, आज तो वेंटिलेशन पूरा पूछ रहे, क्यों ऐसा? बाबू देखो, नोटिस देके जो मतलब मान लो कोई इंस्पेक्टर को कहीं पे जांच करना और वहीं पे पहले ही फोन करके बोल दे कि हम आ रहे हैं चेक करने के लिए, तो सब तो ठीक ठाक कर ही लेगा ना, समझ में आ रहा है? तो दैट्स वाई यहाँ पे आप लोग सब ऐसा सवाल आएगा जिसमें हम इंफॉर्मेशन देंगे नहीं, बस जो मन में आएगा वो पूछेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए आप लोग अपना घर में पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो एल शेप का होता है, एल शेप का होता है, ठीक है, जो वेंटिलेशन में क्या करता है, प्रेशर मापने का यूज होता है। हम किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोला जा रहा है? हाँ, ये सरप्राइज इंस्पेक्शन चल रहा है, वेरी गुड। हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? एल शेप का होता है, एल शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, वेंटिलेशन से रिलेटेड है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोल रहे हैं? वेरी गुड। कौन सा इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? पीटर ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पीटर ट्यूब। किसके बारे में बात कर रहा हूं? दिस इज कॉल्ड पीटर ट्यूब। पीटर ट्यूब एल शेप का होता है, एल शेप का होता है। ये जो मापता है बाबू, क्या चीज को मापता है, मुझे बता सकता है? पीटर ट्यूब किस चीज को मापता है? पीटर ट्यूब किस चीज को मापता है? पीटर ट्यूब देखो, अगर अच्छा से पढ़ोगे है ना, तो मेरा सारा सवाल को तुम कर पाओगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है? किस चीज को मापता है पीटर ट्यूब? तो ये क्या मापता है? ये मापता है तुम्हारा क्या जी मापता है? स्टैटिक प्रेशर को मापता है, वेरी गुड। अब एक सवाल मेरा आता है बाबू, स्टैटिक प्रेशर वेलोसिटी प्रेशर मापता है। एक सवाल मेरा आता है, आप एक बात बताओ, मैं एक डायग्राम स्केच करता हूं, आप बताओ तो मैं क्या चीज का डायग्राम बनाया हूं? ये मेरा एक पिलर है, ये मेरा एक पिलर है, कॉल पिलर, एक पिलर मेरा कॉल पिलर इधर है, अब बीच में ऐसा बना हुआ है। ये शेप में दिखाने का प्रयास करो, क्या चीज का शेप में बना है, ये क्या चीज है, ये क्या आपको समझ में आ रहा है? ऐसा मैंने डायग्राम बनाया है ना, ये क्या चीज का है? वेरी गुड, क्या चीज का शेप है? ब्रिटिश क्लॉथ, ब्रिटिश क्लॉथ का शेप है ये। ब्रिटिश क्लॉथ को हम लोग इसी तरह से दिखाते हैं, ब्रिटिश क्लॉथ दिखाने के लिए हम लोग इस तरह का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का शेप। आप मुझे बता सकते हैं इसका कलर कोड क्या होता है? कौन सा कलर में होता है? किस कलर में होता है? वेरी गुड, कौन सा कलर का होता है डियर स्टूडेंट्स? रेड कलर का होता है। ब्रिटिश क्लॉथ जो होता है रेड कलर का होता है, इतना होना चाहिए। सीओ का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इन अंडरग्राउंड माइंस कितना होता है? सीओ का परमिसिबल लिमिट कितना होता है माइंस में? अंडरग्राउंड माइंस में सीओ कितना परमिसिबल लिमिट कितना है? वेरी गुड, कितना होता है? 50 पीपीएम, 50 पीपीएम। सीओ का मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितना? 50 पीपीएम होता है, ठीक है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज किससे अधिक नहीं होना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड परसेंटेज माइंस में किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए? 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। बेयरिंग प्लेट का थिकनेस कितना होगा बच्चा? बेयरिंग प्लेट का थिकनेस फटाफट, वेरी गुड दीपक। बेयरिंग प्लेट का थिकनेस कितना होगा? 8 mm। कितना होता है? 8 mm, वेरी गुड पंकज, इंद्रजीत, नारायण, सभी को बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेयरिंग प्लेट, जो बेयरिंग प्लेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन कितना होता है? बेयरिंग प्लेट जो इस्तेमाल करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन कितना होता है? 15 × 15 कितना होता है? 15 × 15 15 सेंटीमीटर गुना 15 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन का होता है, ये होना चाहिए। रूफ बोल्टिंग जो इस्तेमाल करेंगे उसकी मिनिमम लंबाई कितनी होगी? रूफ बोल्टिंग जो आप इस्तेमाल करते हैं मिनिमम लंबाई कितनी होती है? कितनी लंबाई होती है मिनिमम? तो कितना होता है? 1.5 मीटर का इस्तेमाल करते हैं। बेयरिंग प्लेट का शेप कैसा होगा? बेयरिंग प्लेट जो आप इस्तेमाल कर उसका शेप कैसा होना चाहिए? जल्दी से, वेरी गुड, किस तरह शेप में होगा पप्पू? वेरी गुड, कितना होगा अनिश? कितना हो जाएगा? डोम शेप में होगा, कोनिकल शेप या डोम शेप में हम लोग बात करेंगे, ये होना चाहिए। जो डाया ऑफ रूफ बोल्ट और होल के बीच का एक गैप होता है, कितना एंगुलर स्पेसिंग रहना चाहिए? कितना होगा एंगुलर स्पेसिंग? कितना होगा? वेरी गुड अखिलेश, कितना हो जाएगा? अनुराग, वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 8 से 12 मिलीमीटर होगा, 8 से 12 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए वहां पे, जो सीमेंट कैप्सूल उस भाग को फिल करता है। अगर सीमेंट कैप्सूल का हम टेस्टिंग की बात करेंगे तो जो सीमेंट कैप्सूल का टेस्ट किया जाता है 30 मिनट्स में कितना टन लोड लेना चाहिए? सीमेंट कैप्सूल 30 मिनट में कितना टन लोड लेता है? कौन लिख दिया 5 टन? 30 मिनट में 3 टन लोड लेने का बात किया गया, 3 टन लोड लेना चाहिए वो। और 2 घंटा में कितना टन लोड लेना चाहिए? 2 घंटा में कितना टन होना चाहिए? कम से कम 5 टन लोड बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। और 24 घंटे के बाद वो 8 से 10 टन लोड लेता है, ये क्षमता होता है। अच्छा, ये जो जांच कर रहे हैं, ये जो टन वाला जो जांच कर रहे हैं, इसको कौन सा टेस्ट कहेंगे? इस टेस्ट का नाम क्या है? इस टेस्ट का कुछ नाम होगा, है ना? इस टेस्ट का नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग एंकरेज टेस्टिंग, दैट इज कॉल्ड पुल टेस्ट। पुल टेस्ट बोलते हैं, फिर एंकरेज टेस्टिंग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पुल करके हम लोग टेस्ट करते हैं इसको। कितना परसेंट एंकरेज टेस्टिंग किया जाता है? रूफ बोल्ट का कितना परसेंट एंकरेज टेस्टिंग होता है? वेरी गुड, 10% एंकरेज टेस्टिंग किया जाता है, 10% एंकरेज टेस्टिंग होता है। अब एक सवाल आता है, जब मान लो कि अगर कहीं पर ऑलरेडी रूफ सैगिंग हो चुका है तो क्या वहां पर रूफ बोल्टिंग का प्रिंसिपल काम करेगा? ऑलरेडी सैगिंग हो चुका है तो क्या वहां रूफ बोल्टिंग का प्रिंसिपल काम करेगा? बिल्कुल करेगा। नो लिखने वाला आंसर गलत है, अगर सैगिंग हो चुका तो भी काम करेगा। हाँ, वहां पर क्या होगा कि तुम्हारा क्या बोलता है कि बीम इफेक्ट काम ना करे, लेकिन जो बाकी चीजें जैसे केइंग थ्योरी हो गया, सस्पेंशन थ्योरी, वो सब काम करेगा। बीम इफेक्ट काम नहीं करेगा, लेकिन बाकी जो चीजें वो काम करेगा वहां पे। ऐसा नहीं कि वहां पे रूफ बोल्टिंग पूरा फेलियर है, ठीक है? चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ये चीजें हो गई, सस्पेंशन वाला हो गया,
बीम इफेक्ट हो गया। नट का हाइट कितना होता है? नट का हाइट विथ कितना होता है? जल्दी से कितना होता है? 30। वेरी गुड। 30 क्या है? सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। कौन लिखा 30 सेंटीमीटर? सबका गलत हो गया, 30 मिलीमीटर होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला हो गया, रूफ बोल्टिंग बेरिंग प्लेट हो गया, रूफ बोल्टिंग का प्रिंसिपल हो गया। रूफ बोल्टिंग, अच्छा रूफ बोल्टिंग जो करेगा किसका सुपरविजन में करना है? रूफ बोल्टिंग। रूफ बोल्टिंग जब भी सिकंदर, इसमें 3 सेंटीमीटर होगा। वेरी गुड। किसका सुपरविजन में होगा? ओवरमैन का सुपरविजन में होता है। रूफ बोल्टिंग ओवरमैन का सुपरविजन में होता है, ठीक है। और टेस्टिंग जो होता है वो किसका सुपरविजन में होता है? टेस्टिंग कितना होता है? किसका सुपरविजन में होता है? ठीक है, किसका सुपरविजन में होता है? तो एसीएम का सुपरविजन में, एंकरेज टेस्टिंग मशीन का सुपरविजन में होता है। तुम लोग इतना फास्ट टाइप कर रहा है, चलो एक बात तो फायदा हुआ कि तुम लोग टाइपिंग में थोड़ा सा अब मास्टर बन गया है। अब एक साथ तुम 2-3 लोगों से चैट कर सकते है कि नहीं? अब एक साथ 2-3 लोगों से चैट करेगा तो किसी को कभी शक नहीं होगा कि तुम मुझसे बात कर रहा है या किसी और से भी लगा हुआ है कि नहीं? सही है। चलो इंक्यूबेशन पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड जो हम लोग देखते हैं, झांझर माफ करना, रानीगंज कोलफील्ड का कितना होता है? रानीगंज कोलफील्ड का कितना होता है? कोई नहीं है यहां पर भी, कोई नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है। चलो, यहाँ पे सुना के दुख दर्द भरे कोई फायदा नहीं होने वाला यार, ठीक है ना। चलो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 6 से 9 महीना होता है। रानीगंज कोलफील्ड का कितना होता है इंक्यूबेशन पीरियड? 6 से 9 महीना माना जाता है। 6 से 9 महीना होता है, ठीक है। तो मोटे मोटे क्लास में मैंने देखा कि आप लोग जो पढ़ाएगी आप लोग ठीक ठाक उसको याद रखे हो। रेजिन रेजिन बोल्ट क्या है? रूफ बोल्टिंग का एडवांस पार्ट है ना। रेजिन बोल्ट में क्या होता है? रूफ बोल्टिंग का एडवांस पार्ट है। उसका मिनिमम लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितने लेंथ का मिनिमम होता है? हाँ यहाँ पर हम है, बात तो सही है। मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए जो हम इस्तेमाल करते हैं? रेजिन कैप्सूल का नहीं, रेजिन बोल्ट का मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम कितना मीटर लंबा हम लोग इस्तेमाल करते हैं? मिनिमम कितना लंबा ई का इस्तेमाल होता है? रेजिन बोल्ट कितना मीटर लंबा मिनिमम इस्तेमाल होता है? कितना होता है? 2 मीटर कम से कम लंबा होना चाहिए रेजिन बोल्ट। आप जहां पर भी लगाओगे 2 मीटर लंबा होना चाहिए, वहां पर हम लोग रेजिन बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। नोनेल का बता सकते हो यार, बीओडी कितना होता है? नोनेल का बीओडी, बीओडी नोनेल का कितना है? कितना नोनेल का बीओडी? 2000 है, सही है। वेरी गुड, 2000 ही है। बहुत अच्छा, तुम लोग सब जवाब दिया। हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपना टॉपिक देखते हैं। तो फिर से मैं एक बात वही बताना चाहूंगा, क्लास का चलो बहुत सारा जवाब तुम लोग दिया, बहुत अच्छा लगा आप लोग का ऐसा प्रिपरेशन देखते हुए कि हाँ हम जब मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आज का क्लास और सेशन किस चीज के ऊपर है मैं समझा देता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लो, हर एक बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लो। आज का टॉपिक हम लोग पूरा का पूरा किस पे करेंगे? हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे जो तुम्हारा कल का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किया था, दैट इज, लाइट इतना कम लग रहा है, लाइट आप लोग कम दिख रहा है क्या? हाँ चलो ठीक है। तो अब हम लोग एक बात, हम लोग आज का टॉपिक किसके ऊपर करने वाले हैं? तो आज हम लोग क्लास करेंगे बाबू, स्पेशली हम लोग क्लास होगा आज, हम लोग आज करेंगे स्टाटा मॉनिटरिंग के ऊपर करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, स्टाटा मॉनिटरिंग का जो डिवाइस होता है उसके ऊपर हम लोग क्लास करेंगे। स्टाटा को मॉनिटरिंग करने के लिए क्या क्या apparatus इस्तेमाल होते हैं, क्या क्या डिवाइस होता है उसके बारे में करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ फिर से आज, ठीक है। पहली बात तो ये, आप अगर आज का क्लास करने के लिए आए हो, कल आप क्लास नहीं किया हो तो आपको क्लास थोड़ा सा कम समझ में आएगा, इसलिए आप कल वाला क्लास को जरूर करना, क्योंकि मैंने उसमें बेसिक सारी चीजें समझा के रखी है, ठीक है। आज हम लोग केवल उस पर नोट्स वाला करेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक जानेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, कल वेडनेसडे है, कल वैसे क्लास होती नहीं है, पर कल क्लास हो सकती है। आप मेरा मैसेज का जरूर इंतजार करना, ठीक है। कल कुछ प्लानिंग है मेरा, अगर वो चीजें नहीं हुई तो कल मैं क्लास जरूर लूंगा, कल मैं जरूर पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। सिलेबस को थोड़ा सा और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, कुछ आगे चला जाए, ठीक है। वैसे भी दुर्गा पूजा के समय छुट्टी रहेगा, है ना। बहुत 3-4 क्लास तो नहीं होने का उम्मीद है, 3-4 क्लास नहीं होगा दुर्गा पूजा का समय, ठीक है नहीं। तो उस सब चीजों पे आप थोड़ा फोकस रहना अपने आप को,
2 अक्टूबर को हो सकता है एग्जाम भी ना हो, इस 2 अक्टूबर को आप लोग एग्जाम ना हो, क्योंकि उस दिन शायद भी दुर्गा पूजा को कोई त्योहार है और गांधी जयंती भी है। तो उसके बाद 9, 16, 23 और आपका 30, 4 जो होता है वो 4 एग्जाम होगी आप लोगों का, ठीक है। 2 अक्टूबर को एग्जाम होने का भी चांसेस थोड़ा कम है। और इसके पीछे भी कारण है कि दुर्गा पूजा में बच्चे जाएंगे तो कौन पूजा में एग्जाम देता है, पॉसिबल नहीं होता है। मैं पिछले बार भी ट्राई किया था, बच्चे लोग उतना एक्टिव नहीं रहता है। तो चलो ठीक है, इन सब चीजों के साथ, और कल क्लास होने का उम्मीद बहुत ज्यादा है, ठीक है। कल क्लास होगा, इस बात को आप अपना दिमाग में बैठा लो अच्छे से, कल क्लास होने का चांसेस है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जितना भी मैं पढ़ाया हूं टिल डेट, जितना भी हुआ है, किसी पे कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, आपसे रिक्वेस्ट है मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो कि सर ये वाला डाउट है। अभी तक कोई भी किसी का कोई सवाल नहीं आया है, तो मैं इस बात से यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि आप लोगों का कोई डाउट है नहीं। एक सवाल बच्चा जो पूछा था कि सर जो एमएमवी का इस्तेमाल होता है वो कहां पर होगा, तो देखो एमएमवी मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर होता है, इसको कहां वेंटिलेट करता है, वेंटिलेट करता है, ये बोलता है माइन और पार्ट, माइन और पार्ट होना चाहिए, माइंस भी होगा और पार्ट होगा। आप एक सवाल था बच्चों जो मैंने आपको ग्रुप में भेजा, आप देखिएगा, उसमें ऑप्शन डी वाला सही होता, क्योंकि ए ऑप्शन सही हो गया है, ए बी सी डी, है ना। तो ए में था माइंस लिखा हुआ था ऑप्शन में, बी में डिस्ट्रिक्ट था, है ना, सी में कुछ था, ठीक है, सी में कुछ होगा, और डी में था बोथ, बोथ था, बोथ ए एंड बी था, ये आंसर था आपका, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो एमएमवी होता है वो किसको वेंटिलेट करता है, माइंस को तो करता है और पार्ट को भी करता है। तो माइन तो सही होगा और पार्ट में तो डिस्ट्रिक्ट आएगा ना, तो ये भी बोथ सही होना चाहिए था, तो बोथ आंसर करेक्ट होना चाहिए था। जबकि हम क्या किए थे, ए को करेक्ट बता दिए थे, ये वाला गलत होगा। डी आंसर इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन, डी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पार्ट लिखा हुआ इसलिए डी वाला करेक्ट होगा। और उम्मीद है मुझे कि जो क्वेश्चन पेपर जब मैंने अपडेट किया होगा तो ऑप्शन को टाइप करते समय गलत किए होंगे, है ना। क्वेश्चन बनाते समय ध्यान में रहा हो कि यही ऑप्शन डी मारना है, लेकिन ऑप्शन को सेलेक्ट करते समय हो सकता है गलती से मेरा से ए ऑप्शन करेक्ट लग गया हो और उसी को हम सही बता दिए। क्योंकि अगर मैं डी में ए और बी बोथ दिया हूं, इसका मतलब कि जरूर क्वेश्चन बनाते समय मेरा ध्यान में रहा होगा कि यही वाला ऑप्शन सही है और इसी को देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहा। चलो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। तो होल माइंस में तो उसका पार्ट भी आता है ना, डिस्ट्रिक्ट भी तो माइंस के अंदर आती है, उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते ना। हम ओपन कास्ट तो नहीं लिखे ना उसमें, अगर ओपन कास्ट लिख देते, अगर लिख देते रिजर्वेशन, अगर लिख देते मैगजीन तो नहीं होता। लेकिन माइंस के अंदर अगर लिखते बत्ती घर तो नहीं होता, हाजिरी घर नहीं होता, है ना, मैनेजर ऑफिस नहीं होता। लेकिन वहां पे माइंस का अंदर का पार्ट अगर लिख देता आइसोलेशन, इनसाइड द आइसोलेशन स्टॉपिंग, इनसाइड द गो ऑफ, इनसाइड द सील्ड ऑफ पैनल, तो नहीं होता। लेकिन चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट वर्ड उसमें यूज कर दिया गया तो डिस्ट्रिक्ट तो होगा, उसको तो माइंस का पार्ट है वो, लेकिन इसलिए उसका आंसर करेक्ट होना चाहिए बोथ ए एंड बी। तो सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसमें आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करके उसको एडिट कर लेना, वो ज्यादा करेक्ट है ना, डी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अपना सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का टॉपिक किसके ऊपर है, आज का टॉपिक हम लोग सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टुडेस टॉपिक व्हाट। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टाटा मॉनिटरिंग के ऊपर, ठीक है, स्टाटा मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग अब टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो था सारा डिस्कशन का पार्ट, ठीक है। अपना टॉपिक स्टार्ट है स्टाटा मॉनिटरिंग। स्टाटा मॉनिटरिंग मतलब क्या, हम लोग बोले जैसे मान लो कि हम लोग जब कोई कोयला को काट के निकालते हैं तो कोयला काट के निकालने के बाद क्या होता है, ऊपर क्या दिखता है, छत। जब हम लोग कोयला को काट के निकाले तो ऐसा करके छत बना, छत बना तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें रूफ बोल्टिंग कर दी, हम लोग क्या किया, रूफ बोल्टिंग लगा दी, हम लोग क्या किया, सपोर्ट लगा दी, हम लोग क्या किया, खूंटा खड़ा कर दिया कहीं कहीं पे, इस तरह खूंटा भी लगा दिया, रूफ बोल्टिंग लगा दिया, खूंटा लगा दिए। तो क्या इतना करने से मेरे लिए क्या यथेष्ट है, पर्याप्त है, इतना में क्या हो सकता है सब कुछ, तो बोलता है नहीं। डीजीएमएस बोलता है नहीं, क्यों नहीं बोलता है, किस पावर के तहत बोलता है वो, तो डीजीएमएस क्या किया है, एक सीएमआर में एक चीज जोड़ दी, इसका नाम दिया गया स्कैम, SCAMP, स्कैम, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। बोला नहीं आप रूफ बोल्ट करोगे, सपोर्ट करोगे, इतना में बाबू काम नहीं होगा, इसके साथ आपको सपोर्ट करने के साथ यानी स्टाटा कंट्रोल के साथ आपको मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा। यानी आपको मॉनिटरिंग प्लान बनाना है और उसको मॉनिटरिंग करते हुए देखना है कि किस किस तरह से रूफ बिहेवियर कर रहा है, क्या उसका चेंजेस हो रहा है रूफ में, किस तरह से सैगिंग हो रहा है, वो गिरने का इंडिकेशन तो दे रहा है नहीं। आप सवाल लगा सर इस पे फोकस क्यों, तो जानकर हैरत हुआ कि भारत में मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट का कारण क्या होता है, रूफ फॉल होता है, साइड फॉल, रूफ फॉल के कारण एक्सीडेंट होता है। आपको पता होगा सतग्राम एरिया में भी रूफ फॉल के कारण ही एक एक्सीडेंट हुआ है ना, उसमें फैटल एक्सीडेंट हुआ है। और कुछ दिन पहले का घटना, ज्यादा पुराना नहीं, सतग्राम एरिया में, PCL का सतग्राम एरिया में हुआ था, तो वो भी रूफ फॉल के कारण हुआ था। तो रूफ फॉल क्या है ना, एक बहुत बड़ा मतलब क्या बोलेंगे ना, एक बहुत मतलब अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, एक्सीडेंट है जो आप अनुमान भी नहीं लगा सकता। अचानक रूफ फॉल, कोई इंसान सोचेगा पता कि रूफ गिर जाएगा, ऐसा सोच के कोई ड्यूटी जाता, कोई नहीं जाता है।
पर क्या होता है कि रूल फॉलो होता है, हो ही जाता है, ठीक है नहीं, कोई सोचता नहीं है। तो इस चीज को मॉनिटरिंग करना है, स्पेशली हमको देखना है कि रूफ फॉल ना हो। तो कैसे हम लोग देखेंगे, कैसे जानेंगे? इसके लिए क्या अलग अलग तरह का डिवाइस हम लोग पढ़े थे, जाने थे कि अलग अलग तरह का डिवाइस होता है। जैसे कौन कौन सा डिवाइस मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और क्लियर करना चाहता, देखो हम लोग यहाँ पे आज का क्लास में ना रिसर्च वर्क करने के लिए नहीं बैठे हैं। मतलब क्या है रिसर्च वर्क करने नहीं, मतलब सर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखो हर एक चीज का ना एक लिमिट होता है। आज का क्लास सिलेबस को हम उसी तरह से डिजाइन किए जो आपका एग्जाम के लिए आ सकता है। तुम देखोगे अभी तक इस पार्ट से सवाल नहीं आता है, लेकिन चूंकि सिलेबस का पार्ट है, चूंकि एग्जाम में सीएमआर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्कैम बहुत जगह इस पे चर्चा हो रही है, तो आने वाला टाइम पे इस पे सवाल आ सकता है। तो मैं बेसिक सवाल को केवल कवर अप करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस में चले गए, काफी डिटेल्स में पढ़ा दिए, उसमें आएगा ही नहीं तो दिक्कत है, उसके बारे में पढ़ के कोई मतलब नहीं बनता है कि नहीं। जितना बेसिक बेसिक हो सकता है, जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं अपना टॉपिक पे। तो मेनली इस पे टॉपिक पे है क्या क्या चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक में हम लोग जैसे हम लोग डिवाइस मतलब क्या क्या डिवाइस आती है इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, हम लोग बोले थे पहला आता है क्या, जैसे मान लो जैसे मान लो क्या हो सकता है चाल में, पहले इसको हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो मेरा चाल है, तो चाल क्या हो सकता है, थोड़ा सा सैगिंग कर सकता है, मतलब थोड़ा झुक सकता है। चाल क्या होता है, थोड़ा झुक सकता है। तो चाल का झुकना को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना। क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्ज, कन्वर्जेंस बोलते हैं, कन्वर्जेंस, GNC, कन्वर्जेंस। तो ये जो कन्वर्ज हुआ, तो कन्वर्ज को मापने के लिए हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। रिकॉर्डर क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। सबसे पहले चाल में झुका हुआ, चाल में सेगिंग होगा, उसके बाद ही वो फॉल करता है। ऐसा नहीं होता बाबू के चाल पूरा स्ट्रॉन्ग है, दिख रहा है, अचानक गिर गया, ऐसा नहीं होता है। चाल में पहले हल्का सा सेगिंग दिखेगा। आप अगर एसीएल का माइंस या पुराना वर्ल्ड वर्किंग कभी गए होगे, ट्रेनिंग अगर अपना जीवन में बहुत अच्छे से किया हो, पुराना पुराना माइंस घूमे होगे, तो आप अक्सर देखने को मिलता होगा चाल थोड़ा सा झुका हुआ है, थोड़ा सा सैग हो गया है। बोलोगे सर झुकता कैसे, हम कैसे पता चलेगा? तो तुम देखना अपना घर के बाहर कोई पोल के ऊपर जो तार में रस्सी जाता है ना, देखना रस्सी क्या थोड़ा सा सैगिंग हो गया, फ्लैट नहीं होता है, तार कभी सीधा नहीं होता, क्या होता है थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। उसी तरह तुमको क्या दिखेगा यहाँ पे, जो चाल है ना, जो रूफ है ना, रूफ हल्का से झुका हुआ है। और उसको देखने के लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुमको जाते जाते दिख गया, नहीं दिखेगा वो, तुमको किसी से कोरिलेट करना पड़ेगा, मतलब कोई सीधा स्ट्रेट चीज से तुमको कंपेयर करना पड़ेगा, क्या सच में झुका हुआ है कि नहीं, तो आपको पता चले हाँ चाल थोड़ा सा झुका हुआ रहता है। और ये होता है, पुराना घर मकान तक झुक जाता है यार, उसका छत झुक जाता है। तो ये तो खैर माइंस में तो यहाँ पे बिना लोड बिना सपोर्ट का रहता है बहुत जगह, वो तो झुकेगा ही। तो ये जो आप देखिए कि कन्वर्ज हुआ, जो झुका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर होता है कैसे मापता है, क्या इसका प्रिंसिपल है, कितना टाइप का होता है जो मेरा चाल का झुकाव को माप दे। समझ में आया पहले क्या बताएं? तो ये इस डिवाइस के बारे में पढ़ना। अब सवाल आता है क्या इसके अलावा भी कोई डिवाइस है? तो कल का क्लास में हम लोग पढ़े थे इसके अलावा भी बहुत सारा डिवाइस होता है जो अलग अलग चीज में काम आता है। जैसे पहला लोड सेल। लोड सेल क्या बताता है, वो दिखाता है क्या कि लोड कितना आ रहा है, कितना मेरा लोड आ रहा है स्टार्टर के ऊपर, लोड सेल से मापते हैं। अगर कोई लोड मेरा पिलर काठी में आए है ना, तो उसको हम लोग मापने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेस सेल। ये तीसरा डिवाइस है। और एक जो डिवाइस है जो हम लोग क्या करता है, सेगिंग, रूफ के बीच का जो सेगिंग को दिखाता है, कितना पार्टिंग कितना हुआ, उस चीज को मापने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं टेल टेल। तो ये तीन चार चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज का क्लास में मैक्सिमम चीज को कवर अप करेंगे। टेल टेल हो सकता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करें, नेक्स्ट क्लास का क्लास में हम लोग टेल टेल के बारे में पढ़ेंगे और पूरा का पूरा खत्म कर देंगे टेल टेल क्या होता है, ठीक है। तो एक क्लास इसमें लगेगा और आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर एक क्लास लगे तो टाइम इस सप्ताह हम लोग के पास थोड़ा ज्यादा है। आप लोगों के पास जितना भी डाउट हो, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी सवाल, कोई भी पॉइंट जिसमें लगता है कि आपको एग्जाम में आ सकता है, सर पढ़ाए नहीं है, आप जरूर उसको भेजो। चाहे वो पाउडर फैक्टर हो, डिटोनेटर फैक्टर हो, रूफ बोल्टिंग से रिलेटेड हो, एनी क्वेश्चंस, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या पिलर से पोल फॉर्मेशन के रिलेटेड हो, कोई भी सवाल, कोई भी न्यूमेरिकल। बाबू याद रखना आने वाला टाइम सिनेरियो ना आप लोग दिमाग में बैठा लो कि किसके ऊपर होगा, न्यूमेरिकल के ऊपर रहेगा। अब जॉब जो है ना, न्यूमेरिकल तय करेगा कि आपका जॉब होगा कि नहीं। अभी तक क्या था, अभी तक विच मोर देन, लेस देन, ये सब डेटा तय कर रही थी, इसमें आप कितना परफेक्ट हो। लेकिन आने वाला टाइम न्यूमेरिकल तय करेगा कि आप कितना परफेक्ट हो माइनिंग में, वो जॉब को तय करेगा। आने वाला टाइम न्यूमेरिकल का है ना, इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। इस चीज के बारे में हम लोग करेंगे। और हम लोग का जब सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग एक एडवांस क्लास चलाएंगे, आप सबको जानकर खुशी होगा। एडवांस क्लास रखेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल के ऊपर ही फोकस करके पढ़ाएंगे। स्पेशली न्यूमेरिकल का ही 3-4 क्लास चलेगा एकदम, कि न्यूमेरिकल एकदम अलग अलग तरह का फॉर्मूला और उस पर न्यूमेरिकल है ना, पूरा को पूरा एक जगह रहेगा सारा का सारा। पर ये सिलेबस खत्म होने के बाद, एक महीना में एडवांस क्लास बोल के, एडवांस माइनिंग बोल के मैं पढ़ाऊंगा। उसमें मैं काफी चीजों को डिटेल्स में चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग एकदम बेसिक लेवल को पहले समझ लिए थे, अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है।
तो पार्ट क्या है? कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। हेडिंग तो स्टार्टर मॉनिटरिंग डिवाइस का नाम क्या है? कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। CONVERGENCE, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। अब सवाल तो समझ में आ गया कि कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या होता है। तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या होता है? जो चाल के कन्वर्जेंस को मापता है। क्या होता है ये? चाल के कन्वर्जेंस को मापता है। तो ये, तो इसको हम लोग अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, है ना? डिफाइन क्या करेंगे? लिखो, लिखो। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर, क्या मापता है? यूज्ड टू मेजर और रिकॉर्ड, करता है। यूज्ड टू मेजर और रिकॉर्ड, क्या रिकॉर्ड करता है? रिकॉर्ड कन्वर्जेंस। किसके किसके बीच? बिटवीन, किसके बीच? रूफ एंड फ्लोर, रूफ एंड फ्लोर, रूफ और फ्लोर के बीच हुआ कन्वर्जेंस को मापता है। मतलब ये जैसा मेरा रूफ हो गया है ना, और ये मेरा फ्लोर है, तो ये दोनों के बीच में कितना कन्वर्जेंस हुआ। अगर पहले इतना था, थोड़ा सा अगर झुकाव हो जाए, ये जो कन्वर्जेंस कितना हुआ, इस चीज को मापने का काम करता है कौन? कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के सहारे हम लोग क्या करते हैं? इस बात को हम लोग पता लगाते हैं कि कितना मेरा झुकाव हुआ है, कितना मेरा चाल झुका है। इस बात का पता कौन लगाता है? कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के माध्यम से हमको पता चलता है। यही काम होता है कन्वर्जेंस रिकॉर्डर का। कल मैंने कंसेप्ट भी दिया था कि अगर कन्वर्जेंस रिकॉर्डर आपके पास ना है तो आप अपने से बना सकते हो। कैसे बनाओगे अगर आपको जानना है तो कल का क्लास देखना, उसमें मैं समझाया हूं कि खुद से भी इसको डिजाइन किया जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीजें हुई। अच्छा, ऑप्शन सी में फेस था, फेस भी होगा तो, लेकिन उसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दिस नहीं था ना, इसीलिए हमने उसको टिक नहीं किया। इस क्वेश्चन को ना मैं एक बार और क्लास में एग्जाम में लूंगा अच्छे से, ठीक है? उसमें मैं इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? चलो, अब इसके बाद बात करते हैं। चलो, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर हो गया। अब डिवाइस का नाम तो हो गया, क्या हो गया? कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर बोलेंगे। एक्चुअली ना, अगर उस सवाल के बारे में फिर से बोलूं तो सवाल ही भूल था, ठीक है ना? अगर उसमें ऑप्शन सी था तो सवाल भूल है, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दिस होना चाहिए, क्योंकि सभी चीज को वेंटिलेट करता है। वो सवाल पे हम लोग फिर से चर्चा करें, किस दिन एग्जाम में दे देंगे, इस पर आ जाएगा। चलो, हम लोग पहले इसको पढ़ लो बाबू आज, ठीक है ना? तो क्या करता है ये? कन्वर्जेंस को मापता है। अब सवाल ये आता है कि कितना तरह होता है, टाइप ऑफ, इसका टाइप्स कितना है? टाइप ऑफ कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। कितना तरह होता है कन्वर्जेंस रिकॉर्डर? कितना तरह होता है? तो बेसिकली देखा जाए तो तीन तरह होते हैं। कितना तरह होता है डियर स्टूडेंट? तीन तरह होता है। एक को बोलते हैं टेलीस्कोपिक टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। तीन तरह होता है। पहला को क्या बोलते हैं? टेलीस्कोपिक टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप, टेलीस्कोपिक टाइप, ठीक है? क्या कन्वर्जेंस रिकॉर्डर को मैं लिख दूं? सीआर कन्वर्जेंस रिकॉर्डर को मैं सीआर लिख देता हूं, ठीक है? आप उसका मतलब समझ जाओ, उसका मतलब कन्वर्जेंस रिकॉर्डर लिखा हुआ है, ठीक है? दूसरा क्या होता है? चार्ट टाइप, चार्ट, CHART, चार्ट टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, ठीक है? और तीसरा क्या होता है? तीसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरा नंबर एक और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। सस्पेंशन टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। तो माइंस में ना मेनली ये इस्तेमाल होता है और कहीं कहीं पे ये इस्तेमाल होता है। चार्ट टाइप का इस्तेमाल कहीं मैंने देखा नहीं है, कहीं पे होते हुए मैंने देखा नहीं, इस बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है मेरा, फिर भी मैं बेसिक समझा दूंगा कि क्या होता है। तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या होता है? एक टेलीस्कोपिक टाइप होता है, एक चार्ट टाइप होता है, एक सस्पेंशन टाइप होता है। मेनली तीन तरफ होता है। अब एक एक चीज के बारे में लोग जानेंगे, क्या कि टेलीस्कोपिक टाइप जो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर हो तो कैसे काम करता है, क्या होता है? चार्ट टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर कैसा होता है, कैसे काम करता है? सस्पेंशन टाइप कैसा होता है, कैसे काम करता है? और ये जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट अभी जो है ना, जो आपका डी ऑप्शन जो सही हो रहा था, मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो इस चीज के लिए एकदम कंफ्यूज मत होना। इस क्वेश्चन में ही थोड़ा सा भूल है, क्वेश्चन को ही मुझे ठीक ठाक करके देना चाहिए, तो उसमें ऑल ऑफ दिस का ऑप्शन देना चाहिए था, ठीक है? इस पे ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? चलो, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? ये वाला हो गया इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग टेलीस्कोपिक टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर पे बात करेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत सिंपल चीज था, है ना यहाँ तक? अब इसके बाद भले दिक्कत हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है? तो पहला पार्ट क्या होगा जिसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक टाइप। पहला पार्ट क्या है? टेलीस्कोपिक टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टअप मॉनिटरिंग का डिवाइस जो क्या कर रहा है, कन्वर्ज को माप रहा है, कन्वर्जेंस को माप रहा है। ठीक है, तो पहला टाइप का नाम क्या है, टेलीस्कोपिक टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, टेलीस्कोपिक टाइप, ठीक है, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। ये पूरा का पूरा लाइन यहां से आता है कि ये हेडिंग है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग एक एक बात करके जानेंगे क्या होता है। पहले जानते हैं क्या है, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ एन ए आउटर ट्यूब। ध्यान से लिखना, ठीक है, क्या लिख रहा हूं ध्यान देखो। इट कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब बना हुआ, कंसिस्ट, कंसिस्ट मतलब बना हुआ है। इट इज मेड बाय भी लिख सकते हो, इसका मतलब तुम क्या लिख सकते हो, मेड भी लिख सकते हो, MAD, मेड। इट मेड ऑफ, मेड ऑफ भी लिख सकते हो, बना हुआ। मेड ऑफ मतलब क्या था, बना हुआ। ठीक है, मेड ऑफ किससे बना होता है ये, ऑफ एन, ऑफ एन किससे बना होता है, ऑफ एन आउटर ट्यूब, आउटर ट्यूब होता है, आउटर ट्यूब, ट्यूब लगा होता है इसमें, क्या होता है, आउटर ट्यूब, बाहर में एक ट्यूब लगा होता है। ठीक है, ठीक है, इनसाइड विच, जिसके अंदर क्या होता है, इनसाइड विच, मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ध्यान सुनना, पहले सुनो। इनसाइड विच, इनसाइड विच, ठीक है, इनसाइड विच a close fitting rod, inside which a close, close, ठीक है, a close fitted, fitted rod, rod slide, slide, slides, rod slide। मतलब क्या बोलना चाह रहा, बोल रहा है कन्वर्जेंस रिकॉर्डर है ना, कुछ नहीं है, एक ट्यूब है। क्या है, एक ट्यूब है, एक खोखला ट्यूब है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ट्यूब, एक ट्यूब है, TUB होगा, माफ, TUB, ठीक है, TUB होगा यहाँ पे, है ना। क्या है ये, आउटर ट्यूब है, TUB होगा, आउटर ट्यूब है। ठीक है, जिसके बाहर क्या, जिसके अंदर में क्या होता है ना, एक सॉलिड, एक 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 रॉड फिक्स है, इसके अंदर क्या, एक रॉड एकदम पूरा एकदम इससे लगा हुआ फिक्स है, ऐसा कर रॉड फिक्स, ऐसा करके, ऐसा रॉड फिक्स है। आप माइंस में ट्रेनिंग किया होगा ना, ऐसा देखे होगे आप माइंस में, ऐसा करके। ठीक है, ऐसा करके एक रॉड फिक्स होता है। मतलब क्या, कुछ नहीं है, बोला कि एक ट्यूब है, उसके अंदर क्या, एक रॉड फिक्स है। अब सवाल ये है कि एक ट्यूब के अंदर एक रॉड बना दे तो क्या ये कन्वर्जेंस रिकॉर्डर बन जाएगा मेरा, क्या कन्वर्जेंस को माप सकता है, ये पॉसिबल। तो हम लोग जानते हैं कि अच्छा इतना क्या सफिशिएंट है, इसके साथ और भी कुछ लिखा हुआ है। तो बोलता है नहीं, दूसरा एक और बात लिखा हुआ, पहले उस बात को समझ लेते हैं, तब समझ में आएगा काम कैसे करता है। दूसरा लाइन क्या बोलता है, बोलता है ऑन द रोड स्केल इज, ठीक है, ग्रेजुएटेड विथ 1 mm लिस्ट काउंट, ऑन रोड, ROD नहीं, रोड मतलब ये रोड, ऑन रोड लिखे, ऑन रोड, रोड a scale, scale, CL, scale is, scale is ग्रेजुएटेड की जगह ना मार्क लिख दे रहे हैं, मार्क, मार्क ज्यादा अच्छा लगेगा, मार्क लिखे, मार्क विथ, 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 अच्छे से लिखता हूं, MARKED, मार्क विथ 1 mm लिस्ट काउंट। यहां देखो, ये वाला समझ में आएगा, 1 mm लिस्ट काउंट। ये लिस्ट काउंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं, लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आएगा बाबू, आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत बार पॉइंट आता है। लिस्ट काउंट किसको बोलते हैं, आपके पास मोबाइल है, ऑब्वियसली सभी के पास मोबाइल है, तो मोबाइल में देखना, तो मोबाइल से इस चीज को समझाऊंगा, अच्छा समझ में आएगा। तो स्टॉप वॉच कभी आप ऑन करना, क्या ये ऑन करना, स्टॉप वॉच, स्टॉप, स्टॉप वॉच। आप क्या देखते हो स्टॉप वॉच में, जैसे ऑन करोगे ना तो यहाँ पे एक डिजिट शो होगा, यहाँ पे एक डिजिट शो होता है, यहाँ पे एक डिजिट शो होता है, और यहाँ पे एक डिजिट शो होता है। ये मिली सेकेंड को दिखाता है, ये सेंटी सेकेंड को दिखाता है, सेकंड, ये सेकंड को दिखाता है, ये मिनट को दिखाता है, और ये आवर को दिखाता है। आप देखिए 0 1 2 3 4 5 10, यहाँ तक 10 होगा तब जाकर यहाँ पे 1 होता है, यानी 1 सेकेंड होता है तब ये जब 10 होगा ना तब ये 1 सेकेंड होता है, और ये वाला जब तुम्हारा 60 होता है तब जाकर इसमें 1 मिनट होता है। ऐसा होता है कि नहीं, ये 10 होता है तब ना 1 सेकेंड होता है। मतलब यहाँ पे 4 रीडिंग आपको दिखता है, अगर नहीं है तो अपना मोबाइल में खोल के आराम से क्लास होने के बाद देखना, वहां पे तुमको 4 रीडिंग दिखता है, सेकंड नहीं होता है वहां पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद फिर 1 सेकंड होता है, ऐसा दिखता है। मतलब 1/10 सेकंड को माप सकता है मोबाइल आपका, किसको माप सकता है, 1/10 सेकंड उसमें एक्यूरेसी है। तो लिस्ट काउंट क्या है आपका मोबाइल का, वो है 1/10 सेकंड। लेकिन आपका घर में लगा हुआ घड़ी, आप देखो उसमें आप क्या माप सकते हो, केवल 1 सेकंड माप सकते हो। तो घड़ी का लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1 सेकंड। मोबाइल का लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1/10 सेकंड। क्यों,
क्योंकि ये एक सेकंड का 10वां भाग को भी माप सकता है, मेजर कर सकता है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस से सबसे कम जिस यूनिट को, जिस चीज को माप सकते हैं, उसको उसका लिस्ट काउंट कहते हैं। जिस चीज को हम लोग छोटा से छोटा चीज को माप सकते हैं, जो चीज उस चीज से मापा जा सकता है, उसको हम लोग लिस्ट काउंट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैं? तो जैसे मोबाइल वाला घड़ी से हम सबसे छोटा यूनिट क्या माप रहे हैं, तो 1/10 सेकंड माप रहे हैं, जिसका लिस्ट काउंट कितना हो गया, 1/10 सेकंड। घड़ी का कितना हो गया, 1 सेकंड, क्योंकि हमको लोग सबसे छोटा 1 सेकंड माप सकते हैं, बीच में और कोई रीडिंग नहीं मिलता है। सीधा काटा खट करके गया, नेक्स्ट 1 सेकंड पे गया, फिर 2 सेकंड पे गया, 3 सेकंड पे गया। इस इंस्ट्रूमेंट का, इस रॉड का लिस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर। मतलब आप इसमें डिफरेंस कितना माप सकते हो, सबसे कम न्यूनतम 1 मिलीमीटर माप सकते हो, उससे कम नहीं माप सकते हो। अब सवाल आता है क्या, कि अब सवाल ये आता है कि ये जो आप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के बारे में बोल रहे हैं सर, ये क्या चीज है? तो एक क्या बोला, एक खोखला रोड है, एक खोखला ट्यूब है, उसके अंदर एक रोड है, और उस रोड पे ना स्केल बना हुआ है, ऐसा करके स्केल इसमें बना हुआ, किस पे, रोड के अंदर। रोड, ये जो रोड देख रहा ना, जो इसके अंदर जो रोड सेट है ना, इस रोड के अंदर है, पाइप के अंदर नहीं, रोड के अंदर है। तो तुम बोलोगे सर हम बोलेंगे इसका फायदा क्या, बताओ। फायदा ये है कि जब तुम मापेगा ना, तो इसी के सहारे तुम माप सकते हो। कैसे मापोगे, मैं समझा देता हूं। देखो, एक पहले क्या हुआ, इस चीज को समझाने के लिए अगर मेरे पास वैसा कोई apparatus हो तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, अगर मेरे पास ऐसा कुछ मिल जाता मैं अच्छे समझा पाऊंगा। और वैसा कुछ मुझे मिल ही नहीं रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ ट्यूब टाइप का जैसा मैं समझा पाऊँ, कुछ है ही नहीं। तो मोटा मोटी तुम समझने का प्रयास करो, ठीक है। मैं एक पेंसिल और एक पेन का उदाहरण लेकर समझाता हूँ। सपोज मान लो ये मेरा रोड है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये मेरा, ये जो खोखला वाला पाइप है वो मेरा खोखला वाला पाइप, ठीक है। तो रोड इसके अंदर फिक्स है मेरा, है ना, आपको दिख रहा है इसके अंदर रोड मेरा फिक्स किया हुआ है, रोड मेरा क्या इसके अंदर फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मान लो, ठीक है, मेजरमेंट कैसे होगा, पहले इस बात को समझते हैं। जहां पर मेजरमेंट करना होता है ना, रूफ में एक पॉइंट देके सर्कल कर देना होता है। पहले सर क्या बोलना चाह रहे हैं आप, देखो इसका मतलब ये हो गया कि रूफ में ना रेड कलर से ऐसा पॉइंट देके वो पॉइंट लगा देंगे। जो बच्चा मेरे साथ ट्रेनिंग करने गया होगा अंडरग्राउंड, उसको मैं जरूर समझाया रहूंगा कि देखो यही वाला स्टेशन, इसको स्टेशन बोलते हैं, स्टेशन बोला जाता है, सर्वे का पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्टेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है, रूफ में एक पॉइंट को फिक्स करता है, जमीन का फ्लोर को भी साफ सुथरा करके मार्क कर दिया जाता है कि इस पॉइंट पे हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं। हो सकता है वहां पे एक हल्का फुल्का कील वगैरह भी हो तो लगा देते हैं, ताकि पॉइंट इधर उधर ना हो, जहां से हम लोग मेजरमेंट ले रहे हैं उसका वर्टिकल नीचे। और ये कैसे सेट करना होता है, प्लम बॉब के सहारे। प्लम बॉब क्या होता है, आप घर बनाते समय देखे होगे बाबू कि एक इस तरह से वो लोग ना, इस तरह से एक लट्टू जैसा वो लोग एक चीज इस्तेमाल करता है, लोहा का भारी होता है, उसको प्लम बॉब बोलते हैं, है ना, इस तरह इस्तेमाल करते हो लोग, है ना। तो ये वाला, इस प्लम बॉब के सहारे हम लोग क्या करते हैं, इसको लटका के सेट करना होता है। यानी एक छोर को हम ऊपर में रस्सी से पकड़ेंगे, जहां पर हम लोग सर्कल बना के पॉइंट दिए, उससे प्लम बॉब को सीधा नीचे लाएंगे। जिस पॉइंट पे जाके प्लम बॉब जाके धरती से मिलेगा, उस पॉइंट पे हम लोग मार्क कर देंगे कि अच्छा रूफ में मेरा मार्किंग ये हो गया सर्कल बना के, और उसी से धागा लेके हम लोग इसको नीचे लटकाएं, जहां पर नीचे आया सूता से वही पॉइंट पे हमको स्टेशन को फिक्स करना है। यानी जो मेजरमेंट होगा मेरा रूफ, ये वाला हो गया मेरा रूफ, और ये वाला मेरा क्या हो गया, ये वाला मेरा हो गया फ्लोर, ठीक है। रूफ और फ्लोर के बीच हमको इसको लगाना है। अब सवाल आता है, अब इसको हम लोग हटा लेंगे प्लम बॉब पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपना कन्वर्जेंस रिकॉर्डर को यहाँ सेट करेंगे, यहाँ सेट करेंगे। तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या है, इसके अंदर आराम से सेट हो जाएगा, इसके अंदर आराम से चला जाएगा, ठीक है, इसके अंदर चला जाएगा, पूरा अपोलो पाइप के अंदर चला जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे से उसको बाहर निकालेंगे, स्केल इसमें मार्क किया हुआ, किसमें, इसमें स्केल मार्क किया हुआ, ठीक है। तो मान लो एक हमको रीडिंग मिला, पहला दिन हम गए रीडिंग, पहला दिन हमको रीडिंग मिला। इसमें कैसा मार्क होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। इसमें मार्क जो होता है ना, इसमें मार्क इधर से होता है, 0 1 2 3 ऐसा करके मारो तो 4 5 6 ऐसा होता है। तो मैं मान लेता हूं फर्स्ट डे जब हम रीडिंग लेने गए 5 मिलीमीटर मिला। कितना मिला, 5 मिलीमीटर का पार्टिंग था। मैं एक उदाहरण देता हूं, 5 यूनिट 5 मिलीमीटर, यानी मान लेते हैं रोड जो पूरा था, जो खोखला पाइप है 3 मान लेता हूं मैं 2.8 मीटर है, अब प्लस 5 मिलीमीटर का मिला, तो 2.8 मीटर तो मिला, प्लस 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मेरा मिला, है ना, ऐसा मुझे मिला। अब जब नेक्स्ट डे हम लोग मापेंगे, तो अगर मान लो नेक्स्ट डे जो रीडिंग मिलेगा, अगर वो मेरा अगर मिल गया 4 मिलीमीटर, है ना, 4 मिलीमीटर, तो पहला दिन कितना मिला था मेरा 5 मिलीमीटर। अगला दिन जब जाके हमको इसको सेट किए फिर से यहाँ पे, तो कितना मिला, अब 4 मिलीमीटर। मतलब मेरा रूफ क्या हो गया, 1 मिलीमीटर सैग हो गया। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताता हूं। देखो, हम लोग सबसे पहले स्टेशन को फिक्स किए, कैसे स्टेशन फिक्स किए, रूफ में एक पॉइंट, सरफेस रूफ में एक पॉइंट दे दिया, उसको सर्कल बना दिया, रूफ में एक पॉइंट देकर सर्कल मेरा बन गया। उस पॉइंट पे क्या किया, प्लम बॉब का धागा को सेट किए, धागा सेट करके नीचे जाके मार्क किया उसको कहां पे पॉइंट टच हुआ, उस पॉइंट पे जाके स्टेशन, अब जाके हमको उस पॉइंट पे ये जो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर उसको लगाना है। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर को तुम वहां पर ले गया, ऐसे करके इसको जमीन में रख दिया, ये जो पाइप है ना, होलो पाइप को तुम क्या किया, जमीन के ऊपर रख दिया,
और उसके ऊपर जो निकला हुआ ये वाला पाइप है सीधा ऊपर ले गया, सीधा ऊपर ऐसा वर्टिकली ऊपर उठाया। और यहाँ पे ना क्लिप भी होता ताकि उसको तुम टाइट कर दो, ऐसे क्लिप लगा होता टाइट करने के लिए, ऐसे टाइट करने के लिए क्लिप होता है। मैं कल फोटो भेज दूंगा, मेरा माइंड्स में है। तो ऐसा करके क्लिप होता है, ऐसे तुम करके टाइट कर दिए है ना, ऐसा करके तुम टाइट किए। तो जैसे तुम यहाँ पे टाइट करोगे बाबू, टाइट करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा रिकॉर्डिंग यहाँ पता चलेगा कितना तुम्हारा क्या बोलता है, कितना तुम्हारा कन्वर्जेंस हो रहा है, कितना तुम्हारा आया रिकॉर्डिंग, कितना पार्टिंग है। अब 2 दिन 3 दिन के बाद जब तुम जाओगे, मान लो उसमें सही हो गया, तो जो अगर मान लो 5 मिलीमीटर तुमको पार्टिंग मिला है, मान लेता हूं मैं 5 मिलीमीटर मिला था पहले स्केल का रीडिंग के अनुसार, तो क्या अभी भी 5 मिलीमीटर मिलेगा? नहीं, अभी घट जाएगा, वो 5 से 4 हो जाएगा, फिर 2-4 दिन बाद जाओगे तो 3 हो जाएगा। तो ये जो घटा आपको क्या बता रहा है कि रूफ क्या हो रहा है, आपका रूफ जो है धीरे धीरे फ्लोर के नजदीक आ रहा है। फ्लोर के जैसे जैसे नजदीक आएगा उसी तरह क्या होगा, उसका वैल्यू भी घटता जाएगा, यानी 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, तो इस तरह घटेगा। और हर एक रूफ का ना कन्वर्जेंस होने का एक लिमिटेड सीमा होता है कि 3 मिलीमीटर हो सकता है या 2 मिलीमीटर हो सकता है। जैसे 3 को क्रैश करेगा ना, तुरंत क्या होगा, फॉल हो जाएगा। तो आप अगर उसका डेली रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, रोज उसका मेजरमेंट लेके रखते हो, तो इससे आपको फायदा क्या होगा बाबू, इससे सबसे बड़ा आपको फायदा ये हो जाएगा कि जब आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन करोगे ना, तो आपको पता चले कि अच्छा ये फॉल अब होने वाला है। तो अगर मान लो कि आपका रूफ का टेंडेंसी कि 4 मिलीमीटर में फॉल कर जाता है, तो आपको पता चले जैसे 3 हो गया ना, तो पूरा अलर्ट हो जाओ कि नहीं भाई अब यहाँ पे काम नहीं करना है, और काम करना है तो काफी अलर्ट होकर काम करना है, समझ में? तब आप बाकी लोगों का जान को बचा सकते हो। तो इस तरह से कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के सहारे हम लोग क्या करते हैं, जो रूफ का स्टार्टअप होता है उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहा है, किस किस तरह का बदलाव हो रहा है। तो मोटा मोटी यहाँ पे इस बारे में अब किसी को डाउट है कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे काम करता है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, एक बार मैं बता देता हूँ। साहुल बोलते हैं, एक बच्चा सही बोला कि सर इसको आप समझाने के लिए पेन और रिफिल का भी तो इस्तेमाल कर सकता है। पुरनेंदु, एक बार और सर, ठीक है, थोड़ा साइड हट जाइए सर, ठीक है। लोकेशन क्या होगा सर? ओके, लोकेशन जंक्शन पे नॉर्मली लेते हैं ना, इसको कहाँ पे सेट किया था, लोकेशन क्या होता है इसका, जंक्शन पे होता है, ये याद रखना। लोकेशन नॉर्मली हम लोग कहाँ लेते हैं, जंक्शन पे लेते हैं ना। इसका मेजरमेंट कहाँ लिया था, लोकेशन इसका कहाँ होता है वो, लोकेशन जंक्शन होता है। लोकेशन क्या होगा, जंक्शन पे होगा। अभी हम लोग और भी चर्चा करेंगे। 1 मिलीमीटर कहाँ पता चलेगा, अरे यार इसमें स्केलिंग इतना शानदार डिवाइड किया रहता है ना, 1 मिलीमीटर तो क्या 2 मिलीमीटर भी पता, 1 मिलीमीटर तो क्या 0.5 मिलीमीटर भी पता चलता है, ठीक है ना। आपका रीडिंग के ऊपर है। और एक बात, जो आदमी रीडिंग लेने जा रहा है ना उसी को वहां जाना चाहिए, ठीक है। ये फ्लोर प्लेन नहीं होता, लेकिन हम लोग फ्लोर को प्लेन तो बना सकते हैं ना। प्लेन नहीं हो तो क्या, अरे ये तुमको क्या लग रहा है बहुत बड़ा फ्लैट थोड़ी ना है, ये मुश्किल से देखो कितना डाया होगा इसका, मुश्किल से कितना डाया होगा मैं बताऊं। देखो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा बोतल है ना, वो इसका डाया इतना बड़ा, रोड है रोड, उतना प्लेन करना कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना है यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक 10 का कॉइन जितना होता है उतना ही डाया होता है इसका, वैसा कुछ नहीं है, उसको प्लेन कर लेंगे, नहीं है तो क्या दिक्कत है। सेटिंग लोड और यील्ड लोड क्या होता है हम लोग बात करेंगे इस पे, ठीक है। चलो हो गया, मोटा मोटी इस पे चर्चा हो गया, ये वाला समझ में आया। 2-3 बात कैसे सेट करते हैं। अब तीसरा बात, तो हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग फ्लोर पे सेट किए, इसको हम लोग रूफ पे सेट किए। सेट करने के बाद हम लोग इनिशियल रीडिंग ले लिए यहाँ पे और इसको सेट कर दिए, और इसका इनिशियल रीडिंग लिए कितना हो रहा है। और रोज रोज देखो छोड़ नहीं देंगे, ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे क्या छोड़ देंगे क्या फिर अगला दिन, नहीं, इसको फिर खोल के ले जाएंगे, फिर अगला दिन लाके फिर वहीं पे रखेंगे, जैसे सेट किए थे ना उसी तरह फिर अगला दिन लाके रखेंगे इसको, फिर अगला दिन मापेंगे कि किस तरह चेंजेस हो रहा है इसमें, ठीक है। फिर अगला दिन लाके हम लोग मापेंगे और देखेंगे क्या क्या चेंजेस हो रहा है। तो उससे हमको पता चलेगा क्या कि कैसे इसको हम लोग करते हैं। तुमको जानकर हैरत होगा बाबू कि इस बार जो चलो बात हैरत क्या होगा, तुमको फोटो भेज देंगे, तुमको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्या है नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार चीज है ना, बहुत शानदार, रिजल्ट भी ठीक ठाक दिखाता है अगर उसको अच्छे से यूज किया जाए तो, ठीक है। एक्सपीरियंस लोग होना चाहिए। ओवर में नहीं जनरली करते इसमें, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर का ना ओवर में नहीं करते। सेकेंड पॉइंट पे लिखा हुआ था कि इसके अंदर एक रॉड होता है, और रॉड में क्या होता है, स्केल बना होता है। बस सेकेंड पॉइंट पे ही लिखा हुआ था कि इसके अंदर क्या होता है, रॉड होता है, रॉड के अंदर क्या होता है, स्केल बना होता है। जो रॉड है ना उसमें एक स्केल बना होता है जिसमें 1 मिलीमीटर तक हम लोग माप सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसी में है,
ठीक है, क्या करते हैं, अब तीसरा पॉइंट तुम लिख सकते हो, उसी का तीसरा पॉइंट नंबर पॉइंट उसी में लिख लो। ठीक है, तीसरा नंबर पॉइंट लिखो, इन माइन, लिखो इन माइन, लिखे इन माइन। ठीक है, एट जंक्शन, देखो एट जंक्शन, जी जंक्शन, ठीक है, लिखे एट जंक्शन। ठीक है, स्टेशन आर, स्टेशन, स्टेशन आर फिक्स्ड, फिक्स्ड लिखे, स्टेशन आर फिक्स्ड टू टेक द मेजरमेंट, टू टेक द मेजरमेंट। अच्छा, एक बात में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, मेजरमेंट, ठीक है ना, यहां पे एक चीज होगा ना, मेजरमेंट, और ये जो मेजरमेंट होता है नॉर्मली सर्वे का डिपार्टमेंट लेता है। ठीक है, बाय सर्वेटिंग, बाय सर्वेयर, सर्वेयर द्वारा लिया जाएगा यहाँ। ठीक है ना, यहाँ पे ओवरमैन नहीं लेते हैं, सर्वेयर द्वारा होता है। यहाँ पे जो कन्वर्जेंस रिकॉर्ड है उसमें सर्वेयर द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ पे ओवरमैन नहीं होगा, इसमें सर्वेयर होगा, सॉरी फॉर दैट। इसको हम लोग यहाँ सेट करते हैं यहाँ पे, और सर्वेयर द्वारा लिखा जाता है। तो तीसरा नंबर पॉइंट में जो आप सवाल पूछे थे कि सर कहाँ लगाते हैं, तो कहाँ लगाते हैं, इसको हम लोग जंक्शन में लगाते हैं। ठीक है, और उसका जो रिकॉर्डिंग कौन लेता है, सर्वेयर द्वारा लिया जाता है, सर्वेयर इसको रिकॉर्डिंग लेता है। ठीक है, सर्वेयर लेता है, क्योंकि सर्वेयर के अंदर होता है ये। इसको लगा के छोड़ नहीं देंगे ना सर, नहीं कभी नहीं, रोज जाके ले जाएंगे, रोज मेजरमेंट लेंगे। रूफ में कहाँ सेट करेंगे ये कैसे पता चलेगा, जंक्शन पॉइंट पे, जंक्शन का जो बीच सेंटर है ना वहां पे। जैसा मान लो आपका ये जैसा जंक्शन आपका है ना, यहाँ पे जंक्शन है, तो इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो लमसम वहां पे लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि जंक्शन पे लगना है, पर जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है, मैक्सिमम कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। गैलरी में कन्वर्ज नहीं होता है रूफ उतना जितना जंक्शन में इफेक्ट दिखता है। जंक्शन बड़ा होता है ना, वो आपको पता है कि जंक्शन में एक्स्ट्रा रूफ बोल्टिंग इसीलिए करते हैं हम लोग, तो सबसे ज्यादा कन्वर्जेंस जंक्शन में दिखता है। तो जंक्शन में ही पॉइंट सेट करते हैं, दो गैलरी जहां पर मिलती है ना, जंक्शन जिसको बोलते हैं, वहां पर स्टेशन को मार्क करते हैं और वहां से इसका रीडिंग को लेते हैं। ओके, तो ये आपका हो गया किसके बारे में, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के बारे में, कि ऐसे करते कन्वर्जेंस रिकॉर्डर कार्य करता है। चलो, तो पहला बात हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं इसका हम लोग। तो दूसरा पार्ट क्या है, इसको बोलते हैं टेलीस्कोपिक टाइप। अब सवाल है, इसमें एक सवाल और आता है कि सर इसका टेलीस्कोपिक नाम क्यों पड़ा। देखो कारण यही है, सिंपल, क्योंकि इसमें क्या है, टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट था। कैसे अरेंजमेंट था, देखो एक होलो पाइप है, उसके अंदर एक पाइप है जो बाहर अंदर बाहर हो रहा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है ना, एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप, जैसे आप क्या देखते हो, जैसे आप मिथेनोमीटर D6 मॉडल पढ़े हो, उसमें भी क्या होता है 1.35 या 37 मीटर क्या होता है, पाइप लगा होता है, टेलीस्कोपिक पाइप बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर से पाइप बाहर निकलता है। आप एंटीना वाला तार, एंटीना इस्तेमाल करते हुए घर में देखे होगे पहले, इसमें से एरियल बाहर निकलता, तो वो सब क्या है, टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट, एक के अंदर एक के अंदर एक जो बाहर निकल रहा। तो इसमें भी क्या है, होलो पाइप है, उसके अंदर से बाहर निकल रहा है, तो ये क्या है, टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट है। दो, दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेलीस्कोपिक टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी कुछ पार्ट थे इसके बारे में। तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा इस बारे में फिर से, तो आप लोग क्लास, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, तो एक डिवाइस है जो हम लोग कन्वर्जेंस को माप रहा है, उस डिवाइस का नाम क्या है, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। इसमें तीन तरह का होता है, एक होता है टेलीस्कोपिक टाइप होता है, चार्ट टाइप होता है, सस्पेंशन टाइप होता है। तो पहला वाला हम लोग पढ़े, पहला वाला का नाम क्या है, टेलीस्कोपिक टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें एक होलो पाइप होता है और उसके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब लगा होता है। मैं थोड़ा सा इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि बच्चा बोला था कि सर आप ऐसे भी कर सकते, ज्यादा बेहतर होगा, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि इसमें क्या है कि एक लोहा का एक पाइप, उसके अंदर क्या है, एक, अरे यार हाँ, एक क्या है, एक ये लगा हुआ है, एक रोड लगा हुआ है ना, एक रोड, मान लो ये रोड लगा हुआ है, क्या है, ट्यूब है उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है ना, ये अंदर बाहर हो सकता है आसानी से, इसमें टाइटली लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो गिर जाएगा, छोड़ने से गिरेगा, लेकिन यहाँ पे क्या क्लिप लगा होता है। ठीक है ना, क्लिप लगा होता है, लेकिन टाइटली फिक्स के रहता है, आसानी से अंदर बाहर हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पर हमको मेजरमेंट लेना होता है, मेजरमेंट कहाँ लेंगे हम लोग, जंक्शन पे लेंगे। ठीक है, जंक्शन पे, उसमें क्या होगा, एक स्टेशन सेट करना पड़ेगा। तो जंक्शन में अगर मान लो पॉइंट हराना जब भूलना, जिसलिए हम लोग क्या करेंगे, छत पर एक गोल सर्कल करके एक पॉइंट बना देंगे, यानी वहीं पर जाके मेजरमेंट हमेशा लेना है, इधर उधर कहीं नहीं। अब नीचे वाला पॉइंट कैसे फिक्स करेंगे, तो जो रूफ में हम लोग सेंटर मार्क किए हैं ना, जहां पर पॉइंट मार्क किए हैं, वहां से हम लोग एक धागा के सहारे, जो साहुल होता है, जो प्लम बॉब बोलते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, लटकाएंगे। लटकाने के बाद वो पॉइंट जहां जाके नीचे में जमीन में टच होगा, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर ही पॉइंट मार्क कर देंगे। मतलब हम लोग क्या किए, रूफ में और फ्लोर पे क्या किए, एक पॉइंट को माप लिए किसके जरिए, साहुल के सहारे, प्लम बॉब के सहारे मार्क कर दिया सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट मेरा मिल गया इस तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो वाला आप देख रहे हो ना, इसको लेकर आएंगे, इस पार्ट को यहाँ पर फिक्स करेंगे, अब साहुल को हटा लेंगे। ठीक है, अब इस पार्ट को फिक्स करेंगे यहाँ पर हम लोग लेके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, इसको निकालेंगे बाहर।
देखेंगे ऊपर कितना दूर तक जा रहा है, जितना हाइट तक जाएगा यहां पर क्या होता है, इसमें स्केलिंग क्या रहता है, 0 1 2 3 4 5 6 20 25 30, नीचे बढ़ेगा, ऊपर से नीचे रीडिंग क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितना पर रीडिंग मिला, मान लो मेरा रीडिंग मिला 105, मेरा मिला 105 मिलीमीटर, मतलब 105 मिलीमीटर मेरा अभी गैप है, ठीक है। कल आके फिर इस इंस्ट्रूमेंट को खोल, मेजरमेंट ले लिए, एक बार खोल के ले जाएंगे, फिर अगला दिन आएंगे, फिर चूंकि मेरा पॉइंट मार्क किया हुआ है, नीचे भी पॉइंट मार्क किया हुआ रहता है, फिर से वहीं पे लगाएंगे, फिर देखेंगे कितना आया। अगर सेम आया तो डेट वाइज लिखता जाएंगे, क्या जैसे लिखेंगे कैसा नोट करेंगे, तो डेट एक तरफ होगा और एक तरफ होगा कन्वर्जेंस, कन्वर्ज होगा, ठीक है। तो डेट में कितना लिखेंगे, डेट मान लो आज 27 तारीख है, तो 27/9/22, ठीक है। कन्वर्ज कितना हुआ था, तो 105 था, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे कितना, 28 तारीख होगा, 28/9/22, इस दिन कितना हुआ, तो 104 हुआ। तो इस तरह से रिकॉर्ड होता जाएगा रोज रोज का, ठीक है। आप जिस समय ये लिमिट को क्रॉस करेगा तो समझ जाएंगे क्या कि अब हमको यहाँ पे रहना नहीं, इसको बाहर निकालना है। तो इस तरह से क्या होता है कि कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के सहारे हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ओके, चलो ये बेसिक बात था। अब दूसरा टाइप के बारे में पढ़ते हैं, यही वाला सबसे ज्यादा माइंस में यूज होता है, इसलिए इतना डिटेल्स में बताया, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, चार्ट टाइप। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके खत्म करेंगे, बाकी चीजें छोटा छोटा है तो हम छोटा छोटा 2-2 लाइन में बताएंगे। ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा अनुभव मेरे पास भी नहीं है। चार्ट टाइप, चार्ट टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, ठीक है। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर RECO में लिख के छोड़ दे रहा हूं, ठीक है। कन्वर्जेंस रिकॉर्डर उसका मतलब ये। अब दूसरा टाइप क्या है, चार्ट टाइप कन्वर्जन। चार्ट मतलब इसमें चार्ट बनेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिखो लिखो इन देखो इन चार्ट टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, चार्ट टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर लिखें, इन चार्ट टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर ए पेन एंड ए पेपर इज फिक्स्ड विद द कन्वर्जेंस। A chart type convergence recorder a pen and a paper is fixed। मतलब इसमें क्या होता है, एक पेन और पेपर को फिक्स किया जाता है, ठीक है। फिक्स रहता है, इसमें फिक्स किया रहता है, ठीक है। फिक्स्ड लिखे, फिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर में क्या होता है, द जो कन्वर्जेंस होता है ना, कन्वर्जेंस इज ड्रॉ ऑन द पेपर। जो जितना भी कन्वर्जेंस होगा ना, पेपर में ड्रॉ हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। अब इसमें बेसिक क्या है ना, हमको पता नहीं, बस ये रिकॉर्ड मुझे मिला कहीं कहीं पे, है ना, तो वो आप इसको नोट डाउन कर लो। कभी डिटेल्स मुझे मिला नहीं इसका इन्फॉर्मेशन, तो इसको आप याद रखना कि 2 बात है। पहला, इसमें क्या होता है, पेन पेपर फिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। और ये चार्ट के माध्यम से चार्ट बनता है इसमें, तो उसी के जरिए हम लोग पता चलता है कितना कन्वर्जन होता है, ठीक है। और ये पेपर में बन जाता है। बस 2 बात इसमें काफी, इतना आप याद रखना। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। इसका भी डेटा आपको याद रखना पड़ेगा, C नंबर। इसको बोलते हैं सस्पेंशन टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। सस्पेंशन टाइप, थोड़ा इसको याद रखना, ठीक है। टाइप ज्यादा देखो, ज्यादा सवाल आएगा भी नहीं। आप एक बात याद रखना, तुम सोचोगे ना कि सर इतना सारा पढ़ा रहे, सब आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, ठीक है। कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा। किस तो क्यों पढ़ा रहे सर, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा आपको रहेगा ना, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। कभी इंटरव्यू, जैसे मान लो अभी आप इंटरव्यू देने जाओगे, मान लो सिम्फर में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। बेहतर तरीके से बाकी लोगों से आप एक सोच बने कि नहीं, मैं इस चीज के बारे में अच्छा पकड़ है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता हूं, लिखो लिखो इन दिस टाइप, लिखो इन दिस कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, इन दिस कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, लिखो इन दिस कन्वर्जेंस रिकॉर्डर इन काट दो, वो दिस होगा, दिस कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, दिस लिखो, इन नहीं होगा। दिस कन्वर्जेंस रिकॉर्डर इज फिक्स्ड बिटवीन, लिखो इज फिक्स्ड बिटवीन माफ करना, इज फिक्स्ड बिटवीन, लिखे इज फिक्स्ड बिटवीन रूफ एंड फ्लोर विद द हेल्प ऑफ हुक। रूफ एंड फ्लोर with the
हेल्प ऑफ हुक। हुक के सहारे हम लोग क्या करते हैं, इसको रूफ और फ्लोर के बीच को हम लोग क्या करते हैं, इसको फिक्स करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा सस्पेंशन टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर। ठीक है, मतलब होता क्या होगा, मैंने भी इसको भी मैंने नहीं देखा है आज तक, है ना, पता ही नहीं चलता, मेरा माइंड इसमें चूंकि 1 नंबर वाला था इसलिए मुझे पता उसके बारे में। देखो मतलब बोलना ये चाह रहा है, होगा क्या मोटा मोटी कि क्या क्या हम लोग हुक लगा देंगे। ठीक है, एक हुक लगा दी, उसमें क्या क्या हम लोग एक तो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर जैसा टांग दिए। अब वो क्या करेगा, अब उसमें टांगा हुआ है, अब जैसे से रूप मेरे सामने आएगा तो क्या करेगा, वो मेजरमेंट करके बताएगा कि क्या है नहीं है, बस यही है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, मतलब इसको क्या किया, सिंपल लाके हम लोग क्या किए, कहीं पर हुक लगा के टांग दिए, फिक्स कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या करें, ऑटोमेटिकली बताएगा। इसमें स्प्रिंग टाइप का भी अरेंजमेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए, स्प्रिंग टाइप का अरेंजमेंट होता है, इसमें स्केलिंग क्या रहता है इसका। हाँ मुझे ध्यान में आ गया इसके बारे में, मैं इसको देखा हूँ क्या होता है। देखो जैसे मान लो ये मेरा रूफ है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। जैसे मान लो ये मेरा हुक है यहाँ लगा हुआ, इसके सहारे हम लोग क्या यहाँ पे इसको लटकाएं, लटकाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्केलिंग क्या हो रहा था, ऐसा स्केलिंग होता है, और यहाँ पे मार्किंग क्या रहता है ऐसा करके। ठीक है, और इस तरह से लाके हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं 2 पॉइंट पे। फिक्स क्या हुआ है, अब जैसे जैसे कन्वर्ज होगा तो क्या होगा, ये जो स्केल है मेरा क्या होगा, अप डाउन मूव करेगा। तो इससे हमको पता चलता है क्या कि मेरा रूफ जो है मेरा किधर मूव कर रहा है। तो इस टाइप का कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या बोलते हैं, सस्पेंशन टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर बोलते हैं, जिसके सहारे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। बेसिक आइडिया को दिमाग में रखो, ठीक है, कि क्या है वो चीज, क्या चीज था, कैसे काम करता नहीं करता है। क्योंकि जब आप जीवन में कभी आप एक्सपेरिमेंट करो, जब आपको मिलेगा मौका तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि कैसे काम करना है। ठीक है, एग्जाम पर्पस के लिए सिर्फ नाम, उसका काम ये जानना ज्यादा जरूरी है, बाद बाकी चीजें उतना मायने नहीं रखती है। कि क्या होता है सस्पेंशन टाइप कन्वर्जेंस रिकॉर्डर, क्या है, रूफ और फ्लोर के बीच उसको लटका देते हैं, विद द हेल्प ऑफ हुक के सहारे लटका दिए। अब जैसे उसमें सैगिंग होगा वो क्या करे, मेजरमेंट करेगा, बस इतना ही जानना काफी है। हो गया, चलो तो ये वाला हो गया, 4 टाइप हो गया, सस्पेंशन टाइप हो गया मोटा मोटी। और उम्मीद करता हूं सर, मैं तो रुको, कुछ बच्चों का मैसेज है सर, फ्लोर में 1 फीट का रोड जंक्शन के बीच में किस बोल्ट के वर्टिकल एकदम सही है, लिमिट कितना होता है सर, मैं भी नहीं बोल पा रहा। एक बार मुझे पढ़ लेने दो बाकी लोग में से, सर 3 को एक बार ऐसे इजी वे में साथ बता दीजिए। ठीक है, भेज देंगे सर ग्रुप में डायग्राम, सही है। तो चार्ट टाइप में कैसे होगा, लिमिट कैसे पता करेंगे, ग्रुप कॉल का। देखो हो गया, आप लोग का सवाल में बेसिकली समझ में आ गया कि क्या है नहीं है, हो गया सारा चीज के बारे में। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। देखो कन्वर्जेंस रिकॉर्डर क्या कर रहा, रूफ का कन्वर्जेंस। तो देखो क्या था यहाँ पे, कन्वर्जेंस रिकॉर्डर में हम लोग क्या देखिए कि कन्वर्जेंस को माप रहा है। चार्ट टाइप पे क्या होता है, उसमें चार्ट प्रिपेयर होता है। कैसे चार्ट प्रिपेयर, इसमें ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट किया हुआ रहेगा मेरे उम्मीद से, मैंने इसको कभी देखा नहीं, मैंने बताया आपको कि जो क्या करेगा, जो क्या करेगा, जैसे कन्वर्ज होगा ना तो वहां पे कुछ ग्राफ वगैरह प्लॉट कर दे वो। इट मे बी लाइक दैट, ऐसा हो, क्योंकि मान लो स्क्रू टाइप का अरेंजमेंट किया गया है, उसमें मूवमेंट हो रहा है ना, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करके रखा गया हो तो हो सकता है चार्ट वो बनाए। मैं इसको नहीं देखा हूं, दैट्स व्हाई मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता, क्योंकि बुक में मेरे पास इंफॉर्मेशन था, बुक में नेट में मैं कहीं पढ़ा हूं, दैट्स व्हाई मैं आपको बता दिया कि ये चार्ट टाइप का एक होता है। अब तीसरा क्या था, सस्पेंशन टाइप का था। सस्पेंशन टाइप क्या है, ये बहुत आसान है समझना। क्या आसान है इसमें, इसमें समझना ये आसान है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो 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 कन्वर्जेंस रिकॉर्डर है उसको हम लोग एक हुक के सहारे हम लोग सस्पेंड कर देते हैं। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट फिक्स क्या हो रहता है, इसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसके जरिए हम लोग ये जब मेरा कन्वर्ज होगा तो जो रीडिंग है मेरा क्या होगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। तो इसके सहारे हम लोग पता कर लेंगे क्या कि कन्वर्जेंस मेरा कितना हो रहा है, किस लेवल का कन्वर्जेंस हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस कन्वर्जेंस रिकॉर्डर के सहारे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो कुछ बात हुआ। ठीक है, एक बच्चा भेजा है, ठीक है, टेलीस्कोपिक वाला भेजा है और एक सस्पेंशन टाइप का भेजा है। ठीक है, मोटा मोटी ये दोनों मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, सौरभ भेजा है,
इसको मैं आपको ग्रुप में भेज दे रहा हूँ, है ना। इस वीडियो के माध्यम से मैं ग्रुप में भेज दे रहा हूँ। आज का डेट में आप देखोगे, आज कितना तारीख है, 27 सितंबर है, 27 सितंबर, रात के 9:20 हो रहे हैं। इस समय जाके आप देखोगे तब वो ग्रुप में मिल जाएगा दोनों का डायग्राम क्या है। चार्ट टाइप का बहुत कम मिलता है, बहुत कम जगह इसका डिस्कशन मिलता है, तो मेरे पास भी नहीं है ना। तो अगर, लेकिन मैं इसके बारे में पढ़ा हूं, इतना जरूर है कि मैं पढ़ा हूं कि क्या होता है, पर अभी ध्यान में नहीं आ रहा, मैं समझा दूंगा कभी क्लास में, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आप इंफॉर्मेशन के लिए थोड़ा सा ध्यान में रखना कैसा होता है, कभी एग्जाम में आएगा, इसे गारंटी लगभग 0.001% के बराबर है, 1% से भी बहुत कम है, तो कोई उम्मीद मत रखना कि कभी आएगा। अब इंटरव्यू वगैरह में गए, अपना नॉलेज को दिखाने के लिए आप शेयर कर सकते हो कि सर मैंने ऐसा भी पढ़ के रखा कि चार्ट टाइप भी होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं लोड सेल के बारे में। लोड सेल क्या होता है, लोड सेल के बारे में थोड़ा देखते हैं। तो आज का टॉपिक